स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच हाजिर हूं और आज अपने इस वीडियो में पिछले 15 दिन में क्या घटनाएं घटित हुई हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों को मैंने पढ़ाया है अभी तक क्लास में, उसको आप रिवीजन के तौर पर इस क्लास में देख सकते हैं। ये क्लास बेसिकली पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं, घटनाक्रम जो है उनको बताने का प्रयास है कि आपने क्या पढ़ा है और क्या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उन्हीं चीजों को यहाँ पर कवर भी किया गया। आप इस वीडियो को एज अ रिवीजन लीजिएगा, जिससे पुराने 15 दिन की सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएँगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि अब हर 15 दिन पे, ठीक है? एक 15 तारीख को आएगा और अगला वीडियो जो होगा वो 30 तारीख को आ जाएगा, जिससे बतौर रिवीजन आपको सारी चीज़ें रिकॉल भी हो जाए। जो रेगुलर क्लास फॉलो करते हैं उनका अक्सर कमेंट रहता है या फिर वो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर प्लीज़ 15 दिन पे एक वीडियो ऐसे लगा कीजिए जिसमें सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सेक्शनल तरीके से प्रयास किया गया है। चीज़ों को अलग-अलग डिवाइड किया गया है, राष्ट्रीय खबरों को अलग, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को अलग, आर्थिकी अलग, नियुक्तियाँ अलग, पुरस्कार अलग, अंतरिक्ष विज्ञान तकनीकी अलग, ठीक है? तो अलग-अलग सेक्शन बाँट के यहाँ पर बताया गया है, जिससे क्या होगा, जिससे आपको चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। और चीज़ों को हम लोग कैटेगरी वाइज़ डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से जो हमारा दिमाग है, उस चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक पे कौन-सी महत्वपूर्ण खबरें रही, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पिछले 15 दिन में घटित हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली खबर तो ये है कि डॉक्टर अनिल मेनन जून 2026 में सोयूज़ MS-29 मिशन के तहत देखा जाए, ये रॉकेट सोयूज़ MS-29 रॉकेट है, नासा का एक मिशन है। उसके तहत अनिल मेनन जो है, ये अंतरिक्ष में जाएँगे और बैकानूर कजाकिस्तान से ये सोयूज़ MS-29 मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? तो नासा का मिशन है, उसके तहत अनिल मेनन जून 2026 में अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। उसके साथ हम देखा जाए अगली खबर क्या है, डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया है। तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया है? एग्जाम में अगर आए तो आपको टिक करना होगा कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। यहां पर देखा जाए, यह लेजर और ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का उपयोग स्टील्थ विमानों का पता लगाने में सक्षम है। यहां पर देखा जाए तो लेजर और ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का प्रयोग किया गया है और जो स्टेल्थ विमान होते हैं उनका पता लगाने में यह सक्षम है। स्टेल्थ विमान बेसिकली होते क्या है? ऐसे विमान जो रडार से बच जाते हैं, रडार से बच जाते हैं, उन विमानों को स्टेल्थ विमान कहा जाता है। अब यहाँ स्टेल्थ का मतलब ये नहीं हो गया कि स्टेल्थ लिखा हुआ है तो स्टेल्थ का मतलब स्टील से बना हुआ। अगर आपके दिमाग में ये बात रही होगी तो उसको निकाल दीजिएगा। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ऐसी तकनीकी जो रडार को चकमा दे जाए, ठीक है? उस तकनीक को स्टेल्थ तकनीकी आप कहते हैं। लेकिन भारत के द्वारा जो स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ये क्या करेगी? ये स्टेल्थ विमानों का भी पता लगा लेगी, ठीक है? तो यहां पर आप ये याद रख सकते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखें, भारत ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर होगी। चांदीपुर उड़ीसा से, ठीक है? कहां से? चांदीपुर उड़ीसा से देखा जाए तो डीआरडीओ डीआरडीओ और जो भारतीय सेना है, भारतीय वायुसेना है, उसके द्वारा अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर है। आगे हम बात करें, भारत ने एसएस स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। कहां पर लॉन्च की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है, ठीक है? आंध्र प्रदेश में ये एआई प्रणाली लॉन्च की गई है। अब ये एसएमओएसएस स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली जो है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखा जाए तो एआई का इस्तेमाल करते हुए अब मच्छरों को ट्रैक किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में ये देखा जाए तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में संचालित की जा रही है। होगा क्या कि ये तकनीकी है, ये तकनीक किसी एरिया में सर्विलांस के माध्यम से, ड्रोन प्रणाली के माध्यम से ट्रैक करेगा कि किसी एरिया में नमी की मात्रा कितनी है। नमी है तो वहां पर मच्छर जो पनप रहे हैं, मच्छरों की संख्या कितनी है, मच्छर जो है वो नर है या मादा है, और वहां पर देखा जाए जो एक निर्धारित संख्या है उससे ज्यादा मच्छर हुए तो वो जो निकटतम नगर पालिका या नगर निगम जो होते हैं वहां पर अलर्ट भेजेगा कि आपको इस एरिया में जाना है और छिड़काव करना है ताकि वो मच्छर खत्म हो सके। तो इस प्रकार देखा जाए कि भारत में एआई के माध्यम से मच्छरों को मारा जाएगा। और वो कहां पर तकनीकी लॉन्च की गई है? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। नाम है इसका एसएमओएसएस स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली, ठीक है? या इतना आप याद रखिएगा। आगे देखें, अगला पॉइंट क्या था जो हमने पिछले 15 दिन में देखा? तो दुनिया का पहला सिलिकॉन रहित कंप्यूटर अमेरिका में विकसित हुआ है। दुनिया का पहला
सिलिकॉन रहित कंप्यूटर कहां पर विकसित किया गया है? तो ये अमेरिका में विकसित किया गया, ये भी पॉइंट हमने देखा था। और वहीं पर जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, इसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई है। तो भारत ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, शॉर्ट में इसको आप TKDL कहते हैं, तो TKDL शुरू करने वाला भारत पहला देश बना है। अब ये जो TKDL है बेसिकली है क्या, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि TKDL ये WHO के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत TKDL स्थापित करने वाला पहला देश बना है, जिसमें जो पारंपरिक चिकित्सीय ज्ञान है, आयुष, सिद्धा, योगा इत्यादि से संबंधित जो महत्वपूर्ण ज्ञान है उनको समाहित किया जाएगा, डिजिटली रूप से उसको ऑनलाइन अवेलेबल करवाया जाएगा, जो ना सिर्फ हिंदी भाषा में, अंग्रेजी, जर्मन, जापानी और उसके बाद देखा जाए रशियन, अन्य विविध भाषाओं में उपलब्ध है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज है चिकित्सा की, वो पूरे विश्व में फैल सकती है, और इससे जो भारत का आयुष है, ठीक है, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा और इन सब का प्रचार प्रसार भी हो सकेगा। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल डिजिटल यहां पर देखा जाए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत इसको शुरू करने वाला पहला देश बना है, और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो WHO के द्वारा की गई थी। और WHO के वर्तमान में देखा जाए तो प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधानोम। चलिए अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पे। यहां पर तो हमने अंतरिक्ष और विज्ञान तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, लगभग 6 घटनाएं महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थी उनको यहां पर कवर किया। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं कौन कौन सी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीएम मोदी को घाना, त्रिनिदाद, ब्राजील और नामीबिया से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पीएम मोदी देखा जाए तो जुलाई महीने में 5 देशों की यात्रा पड़ते हैं। ठीक, सॉरी, देखा जाए तो जुलाई महीने में 5 देशों की यात्रा पर थे। कौन कौन से 5 देश थे? घाना, त्रिनिदाद, ब्राजील और नमीबिया। ठीक है, तो यहां पर और साथ साथ में अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना। तो ये 5 देश हैं जिन 5 देशों की यात्रा पर थे, राजकीय यात्रा पर थे पीएम मोदी। ठीक है, घाना, त्रिनिदाद, ब्राजील और नमीबिया। तो जिनमें से देखा जाए 5 देशों में से 4 देशों ने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो पीएम मोदी को प्रदान किया, जिनमें घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, ब्राजील और नामीबिया शामिल है। अर्जेंटीना के द्वारा देखा जाए तो अर्जेंटीना का एक शहर था, उसने की ऑफ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया था, जो शहर की चाबी होती है, शहर की चाबी सौंपी थी, लेकिन वो उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं जुलाई 2025 में। तो घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, ब्राजील और नामीबिया। अब यहाँ पर त्रिनिदाद टोबैगो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ के जो पीएम है कमला प्रसाद विशेषर, वो कमला प्रसाद विशेषर भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। उनका जो पैतृक आवास है वो बिहार में अवस्थित है। उनके परदादा जो थे कमला प्रसाद विशेषर के, वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में, देखा जाए गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए हुए थे। कहां पर? त्रिनिदाद टोबैगो। गन्ने की खेती करवाने के लिए लेकर गए थे अंग्रेज उनको, और फिर बाद में वहीं पर बस गए। और बसने के बाद अब क्या हुआ कि देखा जाए 3 पीढ़ी के बाद कमला प्रसाद विशेषर वहां की त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री बन गई है। अगला पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट क्या है? रूस तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। रूस है ये पहला देश बन गया, और ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे परीक्षा में पूछ सकता है पॉइंट। ठीक है, कि रूस जो है तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि भारत के संबंध तो अफगानिस्तान से बहुत अच्छे हैं, भारत होगा। भारत नहीं है। भारत ने तालिबान सरकार को ऑफिशियली अभी तक मान्यता नहीं दी है। मान्यता किसने दी है? तो पहला देश बना है रूस, जिसने ऑफिशियली मान्यता दे दी है तालिबान सरकार को। ठीक है, अगली खबर क्या है? अगली खबर देखें तो सूरीनाम अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश बना है। जो अमेजन क्षेत्र है ना, अमेजन बेसिन, तो सूरीनाम जो है ये लैटिन अमेरिकी कंट्री है, और अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश बन गया है। और इसी के साथ एक पॉइंट और भी याद रखो कि 2025 में सूरीनाम मलेरिया मुक्त होने वाला दूसरा राष्ट्र है। तो पहला कौन है? पहला है जॉर्जिया। पहला है जॉर्जिया। ये जॉर्जिया है ना, जॉर्जिया मलेरिया मुक्त होने वाला 2025 में पहला राष्ट्र है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि 2025 में पहला राष्ट्र कौन था जो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा? जॉर्जिया था। दूसरा राष्ट्र कौन सा था जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा? तो वो राष्ट्र था सूरीनाम। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। बुल्गारिया 2026 से यूरोजोन में शामिल होगा।
ठीक है, इस खबर को भी मैंने कवर किया था कि बुल्गारिया जो है, बुल्गारिया इसकी राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया इसकी राजधानी है। और 2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को, कब? 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया जो है ये शामिल हो जाएगा यूरोजोन में। यहां आपकी मुद्रा जो है यूरो को अपना लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। जेनिफर साइमंस बनी सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। तो जेनिफर साइमंस है, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखा जाए तो सूरीनाम, अब दो एक ही पॉइंट अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में देखें तो सूरीनाम और सूरीनाम दो बार नाम आया। सूरीनाम मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, अमेजन क्षेत्र का पहला राष्ट्र बना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेनिफर साइमंस जो है ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नाम आपने सुना होगा, भारतीय मूल के व्यक्ति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे और अब कौन राष्ट्रपति हो गई है? अब जेनिफर साइमंस यहाँ की राष्ट्रपति हो गई है। सूरीनाम जो है, सूरीनाम ये लैटिन अमेरिकी कंट्री है। चलिए आगे देखें, कुछ राष्ट्रीय एवं राज्य समाचार देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईएनएस उदयगिरी, अब ये आईएनएस उदयगिरी है, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, उसी के साथ देखें तो अगला पॉइंट क्या है कि चेहरा स्कैन कर राशन देने वाला पहला राज्य हिमाचल बना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा देखा जाए तो जो पीडीएस सिस्टम होता है ना, पीडीएस सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि आप जो पीडीएस सिस्टम से संबंधित सवाल आपके जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो चुनौतियां और उनके समाधान वाले सवाल होते हैं ना, आपके जीएस पेपर 3 में जब मेंस में आता है और हर साल आता है, ये फिक्स है कि पीडीएस सिस्टम आएगा ही आएगा। तो वहां पर आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि जो चेहरा स्कैन कर, जो फेस रिकॉग्निशन तकनीकी होती है, उसका इस्तेमाल कर राशन देने वाला पहला राष्ट्र कौन सा, मतलब पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। और लिखना कैसे है? आप अपना जो सुझाव चुनौतियां होती है उनको आप मेंशन करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, अपना जो आंसर सीट जो होती है, आंसर सीट में एक बॉक्स बनाना और बॉक्स बना के उसी में लिख देना इस चीज को। तो एग्जामिनर के दिमाग में तुरंत आएगा कि सामने वाला लड़का जिसकी कॉपी ये है वो करंट अफेयर से अपडेट है। और जब उसको ये लगेगा कि वो अपडेट है, न्यूज़पेपर फॉलो करता है, तो वहां पर जहां रैंडमली सबको 4.5 नंबर 5 नंबर मिल रहे थे, वहां आपको 7 7.5 नंबर तक मिल जाएगा। और मेंस में 1 1 2 2 नंबर की फाइट होती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। एनआईपीसीसीडी का नाम बदला गया और इसका नाम आपका क्या क्या कर दिया गया है? एनआईपीसीसीडी का नाम परिवर्तित कर अब सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। उसी प्रकार देखें तो सी फ्लड बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई है। ठीक, सी फ्लड नाम से बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली भी लॉन्च की गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बाढ़ से संबंधित। अब ये इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो सकता है जैसे जो शहरी बाढ़ है, ठीक है, परीक्षा में आ भी चुका है 1 2 बार जीएस पेपर 1 में। ठीक, और आपदा प्रबंधन का जो टॉपिक होता है, आपदा प्रबंधन के टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां से भी सवाल देखिए जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है, आपदा प्रबंधन वाला जो टॉपिक है। तो सी फ्लड, सी फ्लड क्या है? बेसिकली सी फ्लड है बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। अब बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है तो ये जो जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर क्या है? ऑपरेशन कालनेमी। अब ऑपरेशन कालनेमी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन कालनेमी बेसिकली हरिद्वार और उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं के खिलाफ चलाया गया अभियान था, जिसमें जब बाबाओं की धरपकड़ होने लगी तो वो बाबा पता लग रहा है कि बांग्लादेश के और नेपाल के बाबा निकल रहे हैं, वो फर्जी बाबा हैं। तो ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी स्टार्ट किया गया। और इसी प्रकार से देखा जाए तो जो धार्मिक स्थल है, जैसे उत्तराखंड, हरिद्वार और देहरादून में धार्मिक स्थल पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया, उसी प्रकार से एक अन्य धार्मिक स्थल है अमरनाथ। ठीक, अमरनाथ। अब ये अमरनाथ यात्रा के लिए देखा जाए तो सुरक्षित यात्रा, जैसे पहलगाम अटैक हुआ था, तो पहलगाम अटैक होने के बाद, ठीक है, जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको और सुदृढ़ तथा चाक चौबंद करने के लिए अमरनाथ यात्रा को और ज्यादा मतलब सिक्योर बनाने के लिए देखा जाए तो ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी और अमरनाथ में देखा जाए, जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो ऑपरेशन शिवा चल रहा है अमरनाथ यात्रियों के लिए। उसी प्रकार हम देखें तो असम के 8 जिलों में गजमित्र योजना स्टार्ट की गई। असम राज्य सरकार के द्वारा गजमित्र योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है। और
ये गजमित्र योजना जो है इसमें एआई का सहयोग भी लिया जाएगा। असम के 8 राज्यों में लागू की गई है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार हम देखें तो यूपी में एग्री इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। अब ये एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। वहीं हम बात करें, इंदौर ने क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली स्टार्ट की है। क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली स्टार्ट करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? इंदौर है। ठीक है, इंदौर ने क्यूआर आधारित डिजिटल, ठीक है, हाउस एड्रेस प्रणाली स्टार्ट की है। और उसी के साथ साथ देखें तो मेरठ में देश का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्टार्ट किया गया है। अब ये एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट क्या होता है? यहां पर बेसिकली घोड़ों का ये कंपार्टमेंट है, यहां पर घोड़े रखे जाएंगे। और डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है, तो यहां पर एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट का उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि यहां पर घोड़ों की देखरेख की जाएगी। उन घोड़ों को, जैसे आप देखते हैं पोलो वगैरह देखते हैं, ठीक है, घोड़ों की रेस होती है, उन सब चीजों को देखते हैं। तो विश्व स्तरीय घोड़े तैयार करने के लिए देखा जाए तो एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर स्टार्ट की गई है? और ये देश का पहला है। ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। और उत्तर प्रदेश में पूछ ले कहां स्टार्ट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक, देश का पहला है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आपको हमेशा बता के रखा है, एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखिए, जब भी कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर लिखा हो कि देश का पहला, भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, महिलाओं में प्रथम, पहली महिला, पहला पुरुष, विश्व में पहला, ऐसे पॉइंट आ जाए तो वहां पर आपको तुरंत रुकना है, उसको हाईलाइट करना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आते हैं आर्थिक क्षेत्र पर। हमने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान तकनीकी देख ली। आर्थिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरें वहां पर देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो विदेशी ऋण है ये मार्च 2025 तक कितना पहुंच गया है? तो भारत का जो विदेशी ऋण है ये मार्च 2025 तक सीधे सीधे आपसे ये डाटा पूछेगा 736.3 अरब डॉलर। ठीक है, 736.3 अरब डॉलर पहुंच गया है भारत का विदेशी ऋण। ठीक है, उसी के साथ अगला पॉइंट क्या है? भारत सरकार के द्वारा जीओआई स्टेटस ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये जीओआई स्टेटस ऐप क्या है? बेसिकली जो गवर्नमेंट के विभिन्न स्टैटिक्स डाटा होते हैं, जो महत्वपूर्ण डाटा होते हैं, चाहे वो बजट से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, या कोई अन्य महत्वपूर्ण डाटा, बैंक, एसएलआर, सीआरआर या इंपॉर्टेंट अन्य महत्वपूर्ण डाटा, वो सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा हो या सरकार के किसी संस्थान के द्वारा जारी किया जा रहा हो, तो वो एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, इस एंड्रॉयड ऐप को आप इस्तेमाल करिए, जीओआई स्टेटस ऐप, यहां से आपको विभिन्न सरकारी डाटा मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, जीओआई स्टेटस ऐप किससे संबंधित है? विभिन्न सरकारी डाटाओं का संग्रहण करने वाला एक महत्वपूर्ण ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे देखें, गुजरात बना एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1 करोड़ निवेशक पार करने वाला तीसरा राज्य। अब ये तीसरा राज्य बन गया है। तो पहले दो कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले दो में देखा जाए तो पहला नाम तो आता है महाराष्ट्र का। ठीक है, पहला नाम आता है महाराष्ट्र का और दूसरा नाम आता है अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए तो गुजरात जो है ये तीसरा राज्य बन गया है 1 करोड़ निवेशक पार करने वाला। ठीक है, तो गुजरात बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1 करोड़ निवेशक पार करने वाला तीसरा राज्य। अगला पॉइंट देखें तो स्टारलिंक सेवा, ठीक है, स्टारलिंक सेवा वाला श्रीलंका बना दक्षिण एशिया का तीसरा देश। ठीक, दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन गया श्रीलंका, जहां पर स्टारलिंक ने अपनी सेवा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए आगे देखें, माशरेक बना गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला यूएई बैंक। यूएई का पहला बैंक है माशरेक। इसने अपनी पहली शाखा कहां पर खोली है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोली है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माशरेक बना गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला यूएई बैंक। आगे देखें, भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे तेज भुगतान सिस्टम घोषित किया गया है। भारत के यूपीआई को दुनिया के सबसे तेज भुगतान प्रणाली घोषित किया गया। इसने पेपाल को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, देखा जाए तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? यह घोषणा आईएमएफ के द्वारा की गई है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो आईएमएफ ने बताया कि यूपीआई दुनिया का सबसे तेज भुगतान प्रणाली है, पेमेंट सिस्टम है। आगे देखें, सेल ने दुबई में पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि सेल के द्वारा हाल ही में किस खाड़ी देश में या कहां पर अपना अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया है?
तो दुबई में खोला गया है। ठीक है, दुबई में खोला गया है अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय। उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखा जाए जो इस्पात मंत्री हैं, भारत के इस्पात मंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब नियुक्तियों से संबंधित पॉइंट देखें। नियुक्तियां आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो नियुक्तियों में जो महत्वपूर्ण पॉइंट पिछले 15 दिन में रहे उनको एक बार देख लेते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको कवर किया गया है यहाँ पर। नंदन नीलकर्णी जो है ये इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो परीक्षा में से डायरेक्टली पूछे कि इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो इन्फोसिस के को फाउंडर देखा जाए तो नंदन नीलकर्णी को। ठीक है, वहीं पर देखें केशवन रामचंद्रन। अब ये केशवन रामचंद्रन, इनको आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ठीक है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो केशवन रामचंद्रन बने हैं। वहीं पर हम बात कर रहे हैं सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सुनील जयवंत कदम। सुनील जयवंत कदम जो है ये सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। वहीं पर हम बात कर ले साहिल किनी। अब ये साहिल किनी जो है आरबीआई इनोवेशन हब के सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ कौन बने? तो आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ साहिल किनी को बनाया गया। सेबी का ईडी किसको बनाया गया है? यहां पर देखा जाए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया है? सुनील जयवंत कदम को बनाया गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने? केशवन रामचंद्रन बने हैं। उसी प्रकार नंदन नीलकर्णी इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स के सलाहकार बने। अब आपकी परीक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि आपके परीक्षा में सवाल पूछे कैसे जाते हैं। जो करंट अफेयर के सवाल आए यूपी पीसीएस 2024 ने एक ट्रेंड आपको दे दिया कि आपके सवाल कैसे पूछे जाएंगे। सवाल आपके पूछे जाएंगे सुमेलित वाले। अब नियुक्तियों में क्या है? नियुक्तियों में पहले पूछा जाता था सिर्फ एक सवाल। ठीक है, सिर्फ एक सवाल आता था, सीधे सीधे डायरेक्टली पूछा था। जैसे आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसको बनाए गए, किसको बनाया गया। ठीक है, अब क्या क्या दे देगा आपको? सूची 1 और सूची 2। ये ट्रेंड है यूपी पीसीएस 2024 को देखते हुए। एक लिस्ट में यहां पर सीधे सीधे नाम दे देगा। ठीक है, एक लिस्ट में, एक सूची में आपको नाम देगा और दूसरी सूची में वो किस पद पर नियुक्त किए गए उसको बताएगा। और आपको कहेगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब वहां आपको मिलाना होगा सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें क्या हो गया? अब इसमें आपको चारों का नाम याद रखना होगा। पहले क्या होता था कि एक से आपका काम बन गया कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन? केशवन रामचंद्रन। या सीधे पूछा आरबीआई इनोवेशन हब के सीईओ कौन? साहिल किनी। लेकिन अब आपको चारों याद रखना होगा। तो इसी वजह से देखा जाए तो ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट, मतलब ये रिवीजन की तरह स्टार्ट किया गया कि हर 15 दिन पे आपका जो पिछले 15 दिन में आपने पढ़ा रिकॉल भी हो जाए और मैच द फॉलोइंग, मिलान सुमेलित करने की अगर परीक्षाओं में आता है तो वो आपका कवर भी हो जाएगा। आगे देखें नियुक्तियों में, तो प्रिया नायर जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ और एमडी बनी है। ठीक है, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है कौन? प्रिया नायर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है यहां पर देखा जाए इसके 92 ईयर के इतिहास में अभी तक कोई भी महिला जो थी उनको सीईओ या एमडी का पद नहीं दिया गया था। लेकिन पहली बार ऐसा है कि प्रिया नायर को एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमडी और सीईओ बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार देखें तो सोनाली मिश्रा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोनाली मिश्रा है ये आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी है, पहली महिला महानिदेशक बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर सवाल कथन वाले पूछ ले। कथन वाले कैसे? 2 कथन पूछ ले और सीधे सीधे ऐसे सवाल रहे। ठीक है, 2 कथन आपसे पूछा, ये है कथन ए। ठीक, कथन ए और ये है कथन बी। कथन बी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखा जाए दोनों में पहली बार ऐसा है कि किसी महिला को बनाया गया है। अब दोनों कथन ऐसे सीधे सीधे दे कि प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ और एमडी बनी है। कथन 2 कह रहा है सोनाली मिश्रा बनी आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल। सोनाली मिश्रा को पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया आरपीएफ का। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ दीज? तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके सवाल परीक्षा में भविष्य में ऐसे पूछे जाएंगे आपसे सवाल। अब जो परीक्षाओं में सवाल आएंगे यूपी पीसीएस में वो इस प्रकार से होंगे, या डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन, तो आप टिक कर दे सोनाली मिश्रा। ठीक, उस ट्रेंड से ऊपर बढ़िए। अब आपको अपना लेवल अप करना होगा करंट अफेयर में भी। आगे देखें संजोग गुप्ता बने आईसीसी के सीईओ। ठीक है, यहां पर देखा जाए आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं?
आईसीसी के नए सीईओ बने संजय गुप्ता। उसके बाद देखें तो एप्पल के सीओओ, एप्पल के सीओओ किसको बनाया गया है, तो एप्पल के सीईओ बने हैं सबीह खान। अब ये सबीह खान का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि इनका जो जन्म स्थान है वो है मुरादाबाद। ठीक है, सबीह खान जो है ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद प्रसिद्ध है। मुरादाबाद के रहने वाले सबीह खान, इनको एप्पल का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे देखें कुछ एप्स और डिजिटल पहल से संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं। एप्स और डिजिटल पहल, यहां पर सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। अब सहेली स्मार्ट कार्ड योजना है, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सरकार के द्वारा देखा जाए जो महिलाएं और ट्रांसजेंडर है, महिलाएं और ट्रांसजेंडर समूह है जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है, यहां पर एक वो भी रखा गया टर्म, 12 साल के ऊपर कोई भी महिला ट्रांसजेंडर देखा जाए तो डीटीडीसी की जो बसें होती हैं वहां पर यात्रा करती हैं, जो दिल्ली परिवहन निगम की बसें हैं उनमें यात्रा करती है तो उनकी यात्रा फ्री होगी, और उसके लिए सहेली स्मार्ट कार्ड योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, उसी प्रकार देखें तो रेलवन ऐप, अब ये रेलवन ऐप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारतीय रेलवे का नया सुपर ऐप है, भारतीय रेलवे का नया सुपर ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, रेलवन है। जैसे आईआरसीटीसी होती थी ना, उस पर आप बुकिंग करते थे, अपने जो कैटरिंग सुविधा है उसका लाभ उठाते थे, उसी प्रकार से देखा जाए तो रेलवन ऐप को भी लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। आगे देखें खेल जगत, खेल जगत से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट है उनको भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो पहली वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग 2026 में कहां पर आयोजित होगी, तो ये दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें तो आरसीबी आईपीएल की सबसे वैल्यूएबल टीम बन गई है। आईपीएल की सबसे वैल्यूएबल टीम किसको घोषित किया गया है, तो आरसीबी को घोषित किया गया, ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ा रखा है। वहीं पर हम देखें तो भारत ने एएफसी महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है भारत ने। ठीक है, चलिए आगे देखें, यहां पर देखें तो कार्टिस कैम्फर, जो कार्टिस कैम्फर है, ये कार्टिस कैम्फर 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। पहले पुरुष खिलाड़ी कौन, जिन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट लिया, उनका नाम है कार्टिस कैम्फर। ठीक, याद रखना कार्टिस कैम्फर। चलिए आगे देखें, विंबलडन 2025 में जेनिक सिनर और ईगा स्वेटेक, जेनिक सिनर और ईगा स्वेटेक विजेता बने हैं, जो सिंगल्स होता है। ठीक है, विंबलडन सिंगल्स का खिताब पुरुषों में जेनिक सिनर ने जीता, महिलाओं में किसने जीता, तो ईगा स्वेटेक ने जीता। आगे देखें, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में कुल 11 पदक हासिल किए। हरविंदर सिंह ने देखा जाए तो बीजिंग पैरा आर्चरी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, हरविंदर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसी के साथ भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है हरिकृष्ण एरा। जो हरिकृष्ण एरा है ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और इंडिया ए टीम या भारतीय हॉकी टीम जो है, भारतीय हॉकी टीम के नए कप्तान किसको बनाया गया, तो भारतीय हॉकी टीम का नए कप्तान संजय काली रावड़ा को बनाया गया है। ठीक है, संजय काली रावड़ा को बनाया गया है। और चेल्सी ने देखा जाए तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब 2025 का जो खिताब था उसको जीत लिया है। अब आइए स्वास्थ्य और विज्ञान से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनको भी देख लेते हैं। फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन, और इस नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो यहां पर देखा जाए जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखें अगला पॉइंट क्या है जो स्वास्थ्य और विज्ञान से संबंधित है। शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा का नाम, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि शिशुओं के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मलेरिया की दवा विकसित की गई है और उसको मंजूरी दी गई है। और इस दवा का नाम क्या है, तो इसका नाम है कार्टेम। क्या नाम है, कोर्टेम, इसका नाम है कोर्टेम। ठीक है, तो कोर्टेम नाम याद रखना। शिशुओं के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है, कोर्टेम है। आगे देखें, आईसीएमआर एनआईई जो है, इसके द्वारा समुदाय नेतृत्व वाली नमक कटौती पहल स्टार्ट की गई है। समुदाय नेतृत्व वाली नमक कटौती पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आईसीएमआर एनआईई के द्वारा लॉन्च की गई है। फिर उसके बाद हम देखें अगला पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। अब ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, विभिन्न राज्य सरकारों की जो योजनाएं होती हैं वहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके तहत होगा क्या कि 10 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो संचालित किया जाएगा।
ये पंजाब के विभिन्न जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है वहां पे तो संचालित होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो चुनिंदा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पर इसको संचालित किया जाएगा। और सबसे खास बात इसकी ये है इस योजना की कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन इन द सेंस कि आपकी आय इतनी होनी चाहिए, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, कितनी भी आपकी आय हो, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य सरकार की है? पंजाब राज्य सरकार की है। अब देखा जाए सामरिक और रक्षा से संबंधित कुछ सामरिक और रक्षा से संबंधित पॉइंट है। तो आईएनएस निस्तार स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल नौसेना में शामिल किया गया है। यहां पर देखें तो स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल, अब ये सपोर्ट वेसल क्या होता है? बेसिकली जैसे समंदर में कोई घटना घट गई, किसी पनडुब्बी के साथ कोई पनडुब्बी खराब हो गई या कोई जहाज खराब हो गया, तो उसको एक मदरशिप की तरह, एक मदरशिप होती है। जैसे कभी आपने सड़कों पे देखा होगा कि कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, कार खराब हो गई। अब कार खराब हो गई तो एक कार आगे चल रही है, उसने रस्सी बांध रखी है, पीछे से खींच रही है, जो खराब हो गई उसको गैराज तक पहुंचाएगी। टोचन का काम बेसिकली कर रही है, जिसको आप देसी भाषा में टोचन कहते हैं। तो वही यहां पर देखा जाए, जो स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ठीक है, ये टोचन का कार्य करेगी, मदरशिप की तरह कार्य करेगी। इसका नाम क्या है? आईएनएस निस्तार। ठीक है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस निस्तार क्या है? तो आईएनएस निस्तार स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, इसको नौसेना में शामिल किया गया है। वहीं पर अगले पॉइंट पे चर्चा कर ले सामरिक और रक्षा के संदर्भ में, तो क्वाड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के शुरू किया गया है। क्वाड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड की बैठक अमेरिका में हो रही थी। ठीक है, अमेरिका में क्वाड की बैठक आयोजित की गई और उसी बैठक के दौरान सी शिप ऑब्जर्वर मिशन स्टार्ट किया गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, क्वाड कंट्रीज के द्वारा। आगे देखें, जापान भारत संयुक्त तटरक्षक अभ्यास जामाता संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना, जो जामाता अभ्यास है ये तटरक्षक अभ्यास है, जो कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। भारत और जापान के तटरक्षक जो बल है उनके बीच में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जामाता। ठीक है, आगे देखें, पुरस्कार और साहित्य से संबंधित का महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, जो पिछले 15 दिन में चर्चा में रहे। तो दीपिका पादुकोण को 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुना गया है। साथ ही साथ देखें तो प्राजक्ता कोली टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल किया गया है और इस लिस्ट में शामिल होने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है, पहली महिला नहीं, पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार मिलेगा। अब ये शरद कुमार लिम्बाले जो है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको चिंता रविंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसी प्रकार एक किताब है, किताब का नाम देखा जाए तो कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, ये किताब का नाम है। और इस किताब के राइटर कौन है? यहां पर देखा जाए तो पूर्व आईपीएस अधिकारी है वीएस रवि। ठीक है, और ये शेक्सपियर पर आधारित किताब है, तो शेक्सपियर पर आधारित पूर्व आईपीएस वीएस रवि की किताब कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, आगे देखें, संस्कृति और विरासत से संदर्भित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया और इसी के साथ ये भारत का 44वां विरासत स्थल बन गया है। ठीक है, 44वां विरासत स्थल बन गया है। यहां पर देखा जाए जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसके तहत 12 किले शामिल हैं। अब इन 12 किलों में देखा जाए तो 11 किले तो महाराष्ट्र में है, 11 किले महाराष्ट्र में है और एक किला है जिंजी, एक किला जिंजी, और ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, 44वां वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है ये भारत का, और इसमें 12 किले शामिल है, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में अवस्थित है और एक जिंजी जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। आगे हम बात कर ले, भारत में पहली बार वैश्विक पांडुलिपि सम्मेलन 11 से 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। वैश्विक पांडुलिपि सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। पूछ ले भारत में कहां पर किया जाएगा? तो ये भारत में भारत मंडपम में किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, 11 से 13 सितंबर के बीच ये आयोजित होगा। और उसी के साथ देखें अगला पॉइंट ये भी है संस्कृति और विरासत के संदर्भ में कि लॉर्ड्स में सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग का अनावरण एमसीसी म्यूजियम में किया गया। ठीक है, एमसीसी म्यूजियम जो है
एमसीसी म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग का अनावरण किया गया है। ठीक है, आगे देखें उड्डयन और परिवहन के अंतर्गत, तो यहां पर देखा जाए तो डीजीसीए अब एफटीओज की रैंकिंग 1 अक्टूबर से जारी करेगा। एफटीओज का मतलब क्या, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाएगी डीजीसीए के द्वारा, और ये रैंकिंग साल भर में 2 बार जारी की जाएगी। जिससे होगा क्या, जैसे यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आती है ना, क्यूएस रैंकिंग आ गई, फिर उसके बाद देखा जाए तो भारत के द्वारा खुद से रैंकिंग जारी की जाती है यूनिवर्सिटीज की, अलग अलग रैंकिंग आती है। अब उन रैंकिंग से क्या होता है, आपको पता चलता है कि विश्व भर में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, किस संस्था में आपको जाना है, या भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, किस संस्था में आपके जाना है। आईआईटीज की रैंकिंग आती है अलग, इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग अलग आती है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग आती है उस संदर्भ में देखा जाए तो उसी प्रकार से जो फ्लाइट टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी भी रैंकिंग डीजीसीए जारी करेगा, ताकि जो ट्रेनिंग लेने वाले जो ट्रेनी है वो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सके, और इससे क्या होगा कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी, साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ेगा, तो लेवल भी अप होगा इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो डीजीसीए के द्वारा एफटीओज की रैंकिंग 1 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी, और इसकी रैंकिंग जो है साल भर में 2 बार, एक अप्रैल को जारी की जाएगी एक बार रैंकिंग, और दूसरा रैंकिंग जो होगा वो 1 अक्टूबर को आया करेगा। आगे हम देखें, भारत ने आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग की पहली बैठक चेन्नई में की गई। ठीक है, भारत ने आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग की पहली बैठक चेन्नई में की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। ठीक है, तो अब तक हमने देखा पिछले 15 दिन में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने पढ़े थे उसको रिकॉल करने का प्रयास किया, रिवाइज किया, और अलग अलग सेक्शनल टाइप में हमने रिवाइज किया। अब आते हैं कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाएंगे। तो सूरीनाम किस क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश बना है, तो सूरीनाम जो है ये कैरेबियन क्षेत्र का, अमेजन क्षेत्र का, मध्य अमेरिकी क्षेत्र का, या सहारा क्षेत्र का। सूरीनाम कहां पर अवस्थित है ये आपको बताना है, और उसके साथ साथ किस क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश बना है, कैरेबियन, अमेजन, मध्य अमेरिका या सहारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है, भोपाल में, पुणे में, इंदौर में या जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, नंदन नीलेकड़ी, केशवन रामचंद्रन, रघुराम राजन या एसएस मुंद्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशक वाला तीसरा राज्य बना है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए। और अंतिम सवाल है, पांचवा सवाल है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय किस शहर में खोला है, वो कौन सा शहर है जहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय सेल के द्वारा स्थापित किया गया है, सिंगापुर, लंदन, दुबई या न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ ले रहा हूं कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ देखा जाए तो पिछले 15 दिन की जो रिवीजन थी वो आपका कंप्लीट होता है। महीने के एंड में, जुलाई महीने के एंड में एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग अगले 15 दिन यानी कि 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको इसी प्रकार से सेक्शनल तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो करता हूं समाप्त। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहे तो साझा कर सकते हैं, या कोई ग्रुप आपके हो उन ग्रुप में भी इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास की जो पीपीटी है यानी क्लास पीपीटी कंटेंट तो आपके पास पूरा जो महीने का प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको मिल जाएगा। इस क्लास की पीपीटी आपके जो जुलाई महीने का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पैकेज जो जुलाई महीने का पैकेज जिन्होंने ज्वाइन किया है उसी पैकेज के अंतर्गत देखा जाए इस वीडियो को शेयर कर दिया जाएगा, और ये क्लास पीपीटी आपको वहीं पर मिल जाएगी जिससे आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। 22 स्लाइड होगा, मुश्किल से 22 स्लाइड है। 22 स्लाइड को आप एक बार देखेंगे तो पूरे पिछला जो 15 दिन था, 15 दिन की इंपॉर्टेंट खबरें थी वो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ करता हूँ वीडियो को समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।